हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाएंगे। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाव से संबंधित। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, सभी भैया लिख लें। 2 ग्राम NaOH को 2 ग्राम NaOH को 250 ml जल में विलीन किया गया या घोला गया। 2 ग्राम NaOH को 250 ml जल में विलीन किया गया, तब प्राप्त विलयन की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। चलिए सभी भैया पहले इसको लिख लें। 2 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया या विलीन किया गया, तब प्राप्त विलयन की मोलरता और नॉर्मलता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि हमें नॉर्मलता और मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है। विलेय की मात्रा चाहिए होती है। तो विलेय की मात्रा विलेय यहाँ कौन है, NaOH है। तो इसकी मात्रा जो W है वो कितनी है, 2 ग्राम। ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, विलयन का आयतन हमें चाहिए होता है। वो भी हमें पता है कितना दिया है, 250 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो पदार्थ है उसकी हमें अगर मोलरता काउंट करनी है तो अणुभार चाहिए, नॉर्मलता काउंट करनी है तो तुल्यांकी भार चाहिए। इसलिए यहाँ पर NaOH का अणुभार हमें निकालना होगा। तो NaOH का अणुभार निकालने के लिए इसी को मोलर मास भी हम कह सकते हैं। तो Na का कितना हुआ, Na का प्लस O का प्लस H का सबको जोड़ देंगे। यहाँ 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40। ठीक है ना। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है अगर हमें, क्योंकि नॉर्मलता निकालनी है तो तुल्यांकी भार भी आना चाहिए। तो तुल्यांकी भार NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, आप सब लोग जानते हो। अणुभार में हम OH की संख्या, तो OH की संख्या कितनी है यहाँ पर, NaOH में देखिए एक ही है, तो मोनो है ना, मोनोवेशिक। तो 40/1 बराबर 40। ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग मोलरता निकालें। तो मोलरता बराबर, अगर हमें मोलरता काउंट करनी है तो विलेय का क्या होता है, ग्राम में भार W बटे विलेय का अणुभार। आयतन ये मिलीलीटर है, मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 यहाँ डिवाइड करेंगे, ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ 1000 लिख लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ कितना हुआ जरा देखिए, ये 2 ग्राम है, ये 40 है, ये 250 है, ये 1000। तो इस तरह से जब इसको काटेंगे 4 टाइम्स कटेगा। और ये आपका 4 दूनी 8 45 1/5 कितना आ गई, मोलरता 1/5। तो ऐसा विलयन जिसमें 2 ग्राम NaOH के घुले हैं, 250 ml है, तो उसकी मोलरता कितनी हुई, उसकी मोलरता हुई 1/5। अब अगर हमें नॉर्मलता ज्ञात करना है तो नॉर्मलता को N से डिनोट करते हैं। तो विलेय का ग्राम में भार होता है W। हाँ बच्चों, उसी प्रश्न के आगे से ये अगला प्रश्न है। ध्यान दें आप लोग, इस सवाल को स्वयं हल करेंगे। 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में
घोला गया या विलीन किया गया तब प्राप्त विलयन की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए सवाल बहुत सरल है, क्योंकि इसमें भी हमने पदार्थ का नाम भी नहीं बदला है और पदार्थ का आयतन भी नहीं बदला है, केवल पदार्थ का डब्लू बदला है। इसलिए आप लोग इस सवाल को स्वयं लगाइए। चलिए बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए विलेय पदार्थ कौन है, NaOH है, तो उसकी अब की बार मात्रा कितनी दी गई है, बताइए कितनी दी गई है। W बराबर कितना है, 4 ग्राम। ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया। V कितना दिया है, 250 ml, बहुत अच्छा। इसका अणु भार और तुल्यांकी भार पिछले प्रश्न की तरह से निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए NaOH का जो मोलरता होगी ये फार्मूले पे हम रख देंगे, केवल W की जगह की 4 ग्राम रखना है, बाकी सब पिछली जैसे ही मान है। तो ये जब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो 2/5 आएगा या 0.4 हो जाएगा। नॉर्मलता बराबर W की जगह 4 रख देंगे, बाकी वही रहेगा। तो यहाँ नॉर्मलता भी कितनी आने वाली है, 2/5। ठीक है, तो इस सवाल को लगा करके एक आपको स्वयं प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब हम आपको बता दें, यहाँ पे बस पदार्थ की मात्रा चेंज होगी तो उसके क्या है, मोलर मास अर्थात अणुभार चेंज होंगे। ठीक है, और आप इस तरह से मोलरता और नॉर्मलता के सवाल कितने भी आए आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग हल करते हैं। चलिए अगला सवाल सभी भैया लिखेंगे। N/10 सोडियम कार्बोनेट, N/10 सोडियम कार्बोनेट को 200 मिलीलीटर विलयन में 200 मिलीलीटर विलयन में बनाने के लिए इस पदार्थ की कितनी मात्रा तौलनी होगी। लिख लीजिए N/10 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के 200 मिलीलीटर, ये 250 भी कर लीजिए, आपको और सवाल की रचना करनी है 500 कर लीजिए, जितना आपको करना है, हम यहाँ 200 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो N/10 सोडियम कार्बोनेट के 200 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए इस पदार्थ की कितनी मात्रा लेनी होगी या तौलनी होगी। कितनी मात्रा तौलोगे आप, यह आपको जानकारी देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ रिलेशन कैसा ये देखना है हमें। यहाँ पे नॉर्मलता दी हुई है और आयतन 200 ml दिया हुआ है, तो इसको जरा देख लीजिए कि क्या क्या गिवन है। अगर इस चीज को हम लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो नॉर्मलता जो हमारे क्वेश्चन में दी है 1/10, N/10 मीन्स होता है 1/10। ठीक है ना, देसी नॉर्मल विलयन है। और आयतन इसका कितना दिया हुआ है, आयतन जो भी है वो 200 मिलीलीटर दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का E अर्थात तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार बटे 2। अच्छा, 2 क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में 2 धन के सोडियम हैं, इसीलिए इसका अणुभार में 2 का डिवाइडेशन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब देखिए सोडियम का कितना होता है 23 और 2 है तो 46 हमने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत है? ये 23 होता है और 2 इसके पार्ट्स हैं तो 23 दूनी 46। सी का कितना है 12 है, ओ का 16 होता है। इसको सब लोग याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तब सवाल अच्छे से लगेंगे। ये 48 है तो सबको जोड़ा तो 106 आया और डिवाइड बाय 2 तो ये 53 आ गया। अब जो बच्चा तुल्यांकी भार नहीं निकाल पाएगा वो इस सवाल को भी लगा नहीं पाएगा, इसलिए तुल्यांकी भार अणुभार निकालना अलग से सभी भैया सीख लें। अब देखिए यहाँ पे हमें नॉर्मलता बराबर होता है W/E/V। यहाँ पे भी ध्यान दें, अगर ये मिलीलीटर में तो इसको लीटर में चेंज करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मिलीलीटर है इसलिए 1000 हमने यहाँ मल्टीपल कर लिया और डिवाइड में होता है लेकिन ऊपर जाएगा। अब ये वैल्यू 1/10 दी हुई है और ये हमें काउंट करना है W कितना घोलना है। E हमने 53 निकाला है, V हमारे पास 200 ml है और ये 1000 है तो इस तरह 2 5 जा 1000 हो गया, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, आप इसको एक बार हल कर लीजिए तो ये आपका हुआ 5 × W, 5 × W और फिर 10 तो ये कितना हुआ 50W, है ना। 50W हुआ कि नहीं बराबर। हाँ बच्चों, उसी के आगे से देखिए अगला सवाल है। अब आपके पास आया है सोडियम ब्रोमाइड के 20.6 अर्थात 20.6 ग्राम को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया। 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी क्या है, मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार आयतन लीटर में। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है, दी है 20.6 ग्राम। और यदि Br का अणुभार कितना होगा, यानी का हम सभी जानते हैं 23, Br का 80, दोनों को जोड़ दिया गया तो 103 आ गया। और कितना ml है 500 ml विलयन है। तो इस तरह से जब इसको हमने जो है सॉल्व किया तो 0.4 इसकी मोलरता आई, अर्थात वह विलयन जिसमें सोडियम ब्रोमाइड का 20.6 ग्राम 500 मिलीलीटर जल में घुला है उसकी मोलरता 0.4 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सवाल, जरा देखिए H2SO4 के 20% और भार के हिसाब से, यानी कि 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में घुला है, ठीक है, ये अर्थ हुआ। तो इसकी मोलरता ज्ञात करना है और अगर विलयन का घनत्व तो दिया है 1.1394 ग्राम पर लीटर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ अल्टर दिख रहा है, इसी को समझ लेते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। 20% H2SO4 का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 कितना है 20 ग्राम। तो अब जल अर्थात विलायक की मात्रा जो हमारे पास है जल वो कितना होगा 80 ग्राम होगा। 100 - 20 बराबर 80। अब जो ये 100 ग्राम विलयन है, ये 100 ग्राम विलयन जो H2SO4 का है, इस 100 ग्राम विलयन में कितना आयतन उपस्थित होगा। अभी 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को हम आयतन में किस तरह चेंज करेंगे, तो हमें पता है विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व। हम सब लोग जानते हैं कि V बराबर विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व। तो विलयन का भार कितना है 100, तो 100 हम रख देंगे यहाँ पे और उसका घनत्व कितना दिया गया है 1.1394। तो इस तरह से ये 87.7 समथिंग हो जाएगा मिलीलीटर में। विलयन की जो मात्रा है वो कितनी हो गई 87.7 मिलीलीटर, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद आप आ जाइए कि हमें मोलरता काउंट करनी है। तो मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भाग, जो हमें पता है, ये देखिए 20 ग्राम। और अणुभार H2SO4 का देखिए कितना होता है, हम सभी लोग जानते हैं H2SO4 का अणुभार H के 2 हैं, है ना, H के 2, सल्फर का 32, 64 सबको जोड़ देंगे तो 98 आ जाएगा।
और बिलियन का आयतन 87.7 मिलीलीटर है, और इसको लीटर में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ पर हम जब मल्टीपल करेंगे तो इस तरह से हमारा ये जो है तैयार हो गया पूरा का पूरा जो है सॉल्व। अब इसको जब सॉल्व करेंगे लास्ट पॉइंट पे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह से इस सवाल में ये हुआ कि जो H2SO4 20% है और उसकी डेंसिटी कितनी है 1.1394, उसकी मोलरता 2.3 लगभग होगी। सबकी समझ में आ गया? ठीक, धन्यवाद। इस प्रकार से आज आपको मोलरता और नॉर्मलता के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। धन्यवाद। चलिए बच्चों, देखो अभी सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये सवाल कहता है 0.2 H2SO4 बिलियन की नॉर्मलता तथा ग्राम पर लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमें पता है अगर मोलरता दी गई है और नॉर्मलता पूछता है तो इसको कैसे हल करेंगे। इसमें ये होता है कि n बराबर m मोलरता में H+ की संख्या, और इस संख्या को अणुभार बटे तुल्यांकी भार से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर n भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ 0.2, और इसमें H2SO4 में H+ कितने हैं 2। H2SO4 को जब आप आयनिक करेंगे तो 2H पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव। तो देखिए यहाँ 2 का मल्टीपल करेंगे तो 0.4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। अब सांद्रता के रूप में अगर हम इसको बताएं तो सांद्रता S बराबर N इंटू E होता है, ठीक है ना। N क्या है यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं N हमने 0.4, और E H2SO4 का E कितना होता है हमें पता है। H2SO4 का E बराबर इसका होगा अणुभार, ठीक है, और बटे H+ की संख्या, H+ की संख्या। तो ये आप जान ही रहे हो 98 और H+2 तो ये 49 हो गया 49। तो यहाँ हम 49 का गुणा कर देंगे, 4 नहीं 36, 4 चौको 16, 3 19, 1 पॉइंट के बाद दशमलव, तो ये ग्राम पर लीटर। तो याद रहे जब किसी पदार्थ का मोलरता दिया हो और हमें नॉर्मलता निकालनी हो तो वहां पर हम जो है H+ की संख्या अगर अम्ल है तो गुणा करके निकाल सकते हैं, अगर क्षार है तो OH की संख्या से गुणा करके निकाल सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई लवण है तो उसमें हम N निकालेंगे, वो अणु भार बटे उसका तुल्यांकी भार होगा। तो इस तरह चलिए अलग बात है, हम पदार्थ की नॉर्मलता और सांद्रता की गणना कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सभी भैया। चलिए अब अगला प्रश्न है, नोट करें। जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करा जाए। कहता है जल की मोलरता बताइए और घनत्व दिया है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कुछ। जल का आयतन जो है, जल का आयतन 1000 मिलीलीटर, ठीक है, 1 लीटर। और जल का घनत्व कितना है, जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम पर ml, ये ग्राम है, ठीक है। तो जल का भार क्या होगा, जल का भार निकालने के लिए होगा, जल का भार बराबर होगा जल का घनत्व, जल
का घनत्व गुणे जल का आयतन। तो घनत्व कितना है 1, ठीक है ना, और आयतन कितना है 1000 ml, तो ये आपका हो गया 1000। अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता जल की मोलरता m बराबर भार, ले का भार 1000 ग्राम और इसका अणु भार जल का 18 और आयतन 1 लीटर। तो इस तरह 18 का जब इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा 15.55। तो याद रहे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आया करता है। पूछा जाता है जल की मोलरता होगी और 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भी आप लगा लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चले अगला प्रश्न नोट करें। एक लवण के 3 ग्राम को, एक लवण के 3 ग्राम को, एक लवण के 3 ग्राम को 250 ग्राम जल में, एक लवण के 3 ग्राम को, 3 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है, घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। लवण का अणुभार 30 है। अब देखिए यहां पर मोललता की बात करी गई है, तो मोललता जो होता है वो ताप पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो मोललता के लिए क्या होता है फार्मूला, मोललता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में, ठीक है, बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक की मात्रा केजी में, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे विलेय की मात्रा कितना है 3 ग्राम, यहाँ 3 ग्राम उठा दीजिए। विलेय का अणुभार कितना दिया गया 30 रख दीजिए, और विलायक की जो मात्रा है वो कितनी दी है 250 ग्राम रख दीजिए, और इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 करेंगे, ये डिवाइड, तो ये आपको हो जाएगा 3/30 250 1000, ठीक है ना। ये 4 टाइम्स बड़ा है, और फिर इसके बाद 3 10 तो ये आपका फाइनल आंसर आया 4/10, और 4/10 का मतलब हुआ 0.4, ठीक है। तो मोललता कितनी हुई 0.4 हुई। अब देखिए आपको एक बात और बताते चले, ये आया करता है कि मोललता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्यों? तो ताप पर निर्भर नहीं करती, वैसे तो हम पिछले इसका जब आपको पीडीएफ भेजे थे तो उसमें पूरी बात बताई थी, लेकिन यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि जो मोललता होती है वो विलायक के मात्रा पर होती है, और जो विलायक का भार W होता है ग्राम में,
वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित होने वाली राशि है। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है। अब चलिए, हमने नॉर्मलता लगा ली, मोलरता लगा दी, मोललता लगा दी, ठीक है ना। ये समझ में आ गई कि नहीं? सरल है। 3/30 250 विलायक की मात्रा है। इस तरह से हम काउंट कर लिए। अब अगला प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। 900 ग्राम जल में 900 ग्राम जल में 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम 5.8 ग्राम घोले गए हैं। ठीक है ना, 5.8 ग्राम घोले गए हैं। बिलियन में एसीटोन तथा जल के मोल अंश, इसी को मोल प्रभाग ज्ञात करिए। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोल अंश और मोल प्रभाज के लिए ये पूछे भी जाते हैं और 5 नंबर में आते हैं। तो हमें पता है कि मोल अंश क्या होते हैं। मोल फ्रैक्शन या मोल अंश क्या होते हैं? किसी बिलियन में विलेय अथवा विलायक और कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है ना, यही तो आपने भी पढ़ा है ना कि किसी बिलियन में विलेय के अथवा विलायक के और कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास एसीटोन है और जल है। तो हम अगर जल और एसीटोन के मोल ज्ञात कर लें तो हमें मोल प्रभाज आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए जरा ध्यान दें, एसीटोन का हमें फार्मूला आना चाहिए, तभी तो हम उसका मोल निकाल पाएंगे। अगर किसी पदार्थ का मोल निकालना है तो उसका सूत्र अर्थात अणुभार आना चाहिए। अणुभार तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको सूत्र आएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं जल के मोल। अब जल ज्यादा मात्रा में होता है तो इसे हम इसीलिए विलायक कहते हैं। तो इसको कैपिटल एम से दिखा दिया जाए तो जल के मोल, तो क्या होगा? जल का ग्राम में भाग, जल का ग्राम भाग, ठीक है, बटे जल का अणुभार। तो देखो, जल का ग्राम भार कितना दिया है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम रख दें। जल का अणुभार हम सभी जानते हैं 18 होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? जब हम इसको हल करेंगे तो 18×5 अर्थात लगभग 50 आ जाएगा, है ना। तो जल के जो मोल है वो कितने हो गए? 50। अब एसीटोन के मोल कैसे निकालें? बिल्कुल इसी तरह निकाल लें। एसीटोन के मोल, अब ये विलेय है, कम मात्रा में है तो स्मॉल एन दिखा देते हैं। एसीटोन के मोल निकालने के लिए एसीटोन का ग्राम भार बटे एसीटोन का अणुभार। ठीक है ना, एसीटोन का अणुभार। तो एसीटोन का ग्राम भार कितना दिया हुआ है? एसीटोन का ग्राम भार 5.8 है। अब जरा इसका अणुभार निकालूं। अणुभार कैसे निकालेंगे? CH3 COCH3 इसका सूत्र है।
तो देखिए यहाँ C का 12, अब 3 हाइड्रोजन के 15, इसी तरह ये 12 और ये आपका 16 और ये फिर 12 3 15, ठीक है ना। तो इसको सबको जोड़ोगे तो ये आपका 58 आ जाएगा, 58। तो 58 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है ना। और 1/10 का मतलब हुआ 0.1, ठीक है। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमने मोल निकाल लिए ना। ये देखिए, इसको नोट कर लेंगे, देखिए। तो अब चलो लिखते हैं, एसीटोन के मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, एसीटोन के मोल और बटे कुल मोल, यही तो फार्मूला है। तो ये आपका आया 0.1 और ये आपका हुआ 0.1 और प्लस 50। तो इसको एक बार आप हल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50.1। ये आपका आंसर आ गया एसीटोन के लिए। अब जल के मोल प्रभाज चाहे फार्मूले से निकालो और चाहे इसको 1 से घटा सकते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ क्या करेंगे, जल के मोल, ठीक है, बटे कुल मोल। तो कुल मोल में कौन कौन है, जल और एसीटोन है, वो आप निकाल चुके हो अभी। तो जल के मोल कितने हुए आपके पास, 50 और बटे 50 और प्लस, तो ये आपका हुआ 50/50.1। तो इस तरह से हम एसीटोन के भी मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग हैं। एक बार इसको फिर से आप समझ सकते हो, बहुत सरल है। सबसे जब भी मोल प्रभाज के क्वेश्चन आए तो उसमें कोई परेशानी नहीं, आप मोल बना लीजिए, ओके। जैसे ही आप मोल बना लेंगे फिर तो आपको पता है कि एक रेशियो होता है और उस रेशियो को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के आप और भी सवाल लगाएंगे। चलिए अब इसको चलिए अब अगला प्रश्न है, 2N HCl के 2N HCl के 2N HCl के 50 मिलीलीटर में कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता, N/10 हो जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो डाइल्यूशन के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मलता के स्थान पर हम मोलरता का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए नॉर्मलता समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अगर मोलरता दी होती तो मोलरता समीकरण का हम इस्तेमाल करते। तो देखिए कहता है 1 बिलियन है जिसकी नॉर्मलता 2 है, उसका जो है आयतन 50 मिलीलीटर। ऐसे समझो जरा सा इसको। ये देखिए यहाँ पे 50 मिलीलीटर 1 बिलियन है, कितना है 50 मिलीलीटर, और इसकी नॉर्मलता बताई गई दशमलव। अब कहता है कि इसमें आप कितना और पानी मिला दें कि ये जो नॉर्मलता है ये n/10 हो जाए। इसमें पानी कितना ऐड करो आप, है ना, कितना पानी और मिला दो कि इसकी नॉर्मलता n/10 हो जाए। तो देखो 2 सॉल्यूशन तैयार हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए नॉर्मलता समीकरण यहाँ लगता है। तो हम लोग कहते हैं नॉर्मलता समीकरण। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले कम पानी है और पानी कितना मिला है। तो एक तरफ तो हुआ आपका सामान्य विलयन जो आपको प्रोवाइड किया गया, जब पानी और मिलाएंगे तनु विलयन हो जाएगा। तो ये एक विलयन के लिए N1V1 है और दूसरे विलयन के लिए N2V2 है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम ये कहें कि हम x ml जल मिला दें, कितना जल मिला दें, x ml जल मिला दें, x ml जल मिला दें, तब आपका B2 क्या हो जाएगा, B1 + x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भाई। आपके पास B1 पहले ही से है, अब वो कितना है, वो आपके पास 50 ml है। तो आप जरा देखिए x ml जल मिला दें तब क्या हो जाएगा, तब आपका B2 बराबर हो जाएगा B1 + x। तो यहां देखिए पहले नॉर्मलता कितनी बताई गई, 2 है, और उसका आयतन कितना है 50 ml है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और इसके बाद कहता है नॉर्मलता n/10 हो जाए, तो इसको हम हटा के 1/10 भी लिख सकते हैं ना। तो 1/10 हो जाए। अब B2 कितना जल मिलाएं, तो भैया 50 तो पहले से था, है ना। तो B2 की जगह B1 + x। तो B1 कितना है आपको पहले से पता है 50 + x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 और ये +x, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, इसको इधर लाएंगे तो 2 × 50 × 10 बराबर 50 + x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया 100, और हम 1000 बराबर 50 + x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा